नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस में। जैसे कि आप देख रहे हैं टाइटल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। बजट देखेंगे इसमें 2021-22 का और आर्थिक समीक्षा देखेंगे 2020-21 की। वैसे तो कोशिश थी हमारी कि वीडियो नहीं लाएंगे, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाना पड़ा। क्योंकि इंडिया का आर्थिक समीक्षा और बजट तो डाल चुके हैं, एमपी का रह जाता है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको भी डाल देते हैं। तो ये सभी एमपी के एग्ज़ाम में, जितने भी एमपी के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और काम काम की ही चीज़ देखेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश का बजट, ठीक है। 2020-21, 21-22 में प्रस्तुत किया है। तो क्या क्या हुआ है देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़। राजस्व प्राप्तियाँ देख लेते हैं। तो 2019-20 में कितनी रही? 1,47,643 करोड़। और 2021-22 के पूछेगा, क्योंकि नया डाटा भी पूछ सकता है, और 2019-20 का आपको कंपैरिजन करके ही लेके चलना पड़ेगा। तो 1,64,677, ठीक। पूंजीगत प्राप्तियाँ देख लेते हैं। 2019-20 में 32,069 करोड़ और 21-22 में 51,276 करोड़। इस हिसाब से कुल प्राप्तियाँ कितनी हो जाएगी? 1,79,712 करोड़ से लेकर के, तो 21-22 में कुल प्राप्तियाँ कितनी हो जाएगी? 2,15,954 करोड़, ठीक है। कुल व्यय देख लेते हैं। कुल व्यय कितना हो जाएगा? 19-20 में 1,80,672 करोड़ था, जो कि 21-22 में 2,17,123 करोड़ हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है? राजस्व आधिक्य देख लेते हैं, उसकी स्थिति क्या है। 2019-20 में था 2800 करोड़, माइनस में था, ठीक है। और इसका अनुमान कितना है 21-22 में? 8,293 करोड़ का। इसका क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की बात की जा रही है। तो 2019-20 में वर्तमान मूल्यों पर, ठीक है, करंट वैल्यू की बात की जा रही है, 9,06,672 करोड़ था, जो 21-22 में कितना हो गया? 1,11,32,116 करोड़, ठीक है। राजकोषीय घाटा प्रतिशत में देख लेते हैं, जीडीपी का कितना हो गया? तो 3.64% था 19-20 में, जो कि 21-22 में 4.50% का अनुमान है ये, ठीक है। आगे मुख्य बिंदु देख लेते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। तो इस बार के बजट में कौन सा बजट था? ये डिजिटल बजट था, ठीक है। तो कौन सी ऐप पर ये बजट प्रस्तुत किया गया है, या फिर आप देख सकते हैं इसके ऊपर एमपी गवर्नमेंट डायरी के ऊपर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें कुल विनियोग की राशि कितनी थी? 2,41,375 करोड़ थी, जो, और कुल शुद्ध व्यय कितना है? 2,17,123 करोड़ का प्रावधान। राजस्व घाटा कितना है? 8,294 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है, ठीक है। राजकोषीय घाटे की बात की जाए तो 4.50% का अनुमान लगाया गया है। अनुमानित राजस्व प्राप्ति कितने बोल रहे हैं? 1,64,677 करोड़, जिसमें राज्य के स्वयं के कर कितने? 64,914 करोड़ का। तो ये पूछा जाएगा कि अनुमानित मतलब जो राजस्व प्राप्ति होती है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? तो होता है राज्य के स्वयं के कर के। उसके बाद किसका होता है? केंद्रीय करों का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था जो बता दिया। 21-22 की बात की जा रही है, अनुमान के हिसाब से बोल रहे हैं कि राज्य स्वयं के करों का राजस्व में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? 22% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9% की। 21-22 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना रहा? -0.73%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब बजट के कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, कौन सी योजनाओं को, कौन से क्षेत्रों को कितना कितना बजट दिया है। तो एसटी के लिए कितना प्रावधान किया गया? 24,911 करोड़। एससी के लिए किया गया 17,980 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए किया 5,762 करोड़। इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, अगर कुछ और इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है तो वो देख लीजिएगा, लेकिन जो बताया जा रहा है उसके बाहर आपको मिलेगा भी नहीं कुछ वहाँ पर, ठीक है। जितना बताया जा रहा है उतना ही बहुत है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 3,993 करोड़। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को अनुदान कितना दिया गया? 4,394 करोड़, ठीक। आगे क्या है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए कितने का प्रावधान किया गया? 32,100 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,035 करोड़, ठीक है। एनएचएम की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,925 करोड़। 29-25 करोड़ ऐसे याद रखिए, 29-25 तो आसानी से याद हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के लिए बोला जा रहा है 2,500 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 2,200 करोड़। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल और अमृत मिशन के लिए कितना का प्रावधान किया गया? तीनों एक साथ मैंने नीचे लिख दिया है ताकि आपको एक साथ इकट्ठा याद हो जाए। जैसे ये देख लीजिए, अभी इसी में देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2,500 करोड़, हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 1,500 करोड़, अमृत मिशन के लिए 1,000 करोड़ और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 900 करोड़। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है, पक्का है, फिक्स करवा दिया आपका 2 नंबर यहाँ से पक्का हो गया, ठीक है। और याद भी करा दिया, हो गया होगा याद आपको, इसी के लिए लाइक कर देना वीडियो को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना के लिए 1,816 करोड़।
हाउसिंग फॉर ऑल के लिए बता दिया। सीएम राइट स्कूल के लिए 1500 करोड़। कितने स्कूल बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 9000 अप्रॉक्सीमेटली है, इससे आगे बताइएगा एक्चुअल डाटा कितना होगा। सिग्निफिकेंट एमपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम के लिए 1237 करोड़ का प्रावधान किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1144 करोड़। एमडीएम के लिए मिड डे मील के लिए 1001 करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। मिड डे मील का 1001 करोड़, तो डाटा बहुत अच्छा दिख रहा है, इस वजह से पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है अमृत के लिए बता दिया 1000 करोड़ का प्रावधान किया। लाडली लक्ष्मी योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 922 करोड़। स्मार्ट सिटी का बता दिया 900 करोड़। ये इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ मैं, इसके बाहर नहीं जाएगा वैसे। बजट और आर्थिक समीक्षा से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो, अब बस ये है कि जो मेहनत की जा रही है, बताया जा रहा है आपको, वो उसके लिए थोड़ा सा आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतने ही काफ़ी हम लोग के लिए। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की जा रही है, उसमें 602 करोड़ का प्रावधान किया। मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम में किसका वित्त पोषण करता है, कौन करता है, ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा। एडीबी करता है। निर्मल भारत अभियान के लिए कितने का प्रावधान किया गया, 500 करोड़ का, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद है ये आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोचा थोड़ा सा बता दीजिए, कोई भरोसा नहीं पूछने का। आपदा प्रबंधन योजना के लिए 485 करोड़ का प्रावधान किया गया, ठीक है। आगे क्या है, अटल गृह ज्योति योजना के लिए 2581 करोड़ का प्रावधान किया गया, देख लीजिएगा। अगर इंपॉर्टेंट वैसे लग नहीं रहा वो मुझे, होगा भी नहीं, वो पूछा भी नहीं जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए कितना, 370 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मतलब आयुष्मान भारत के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया। 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी ये। कहाँ से शुरू हुई थी ये बता दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद ये सिंचाई परियोजना है, कितने का प्रावधान किया गया उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को देखना ये है कि कौन कौन से जिले से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब आपको गूगल करके चेक करना है कि कौन से जिले से संबंधित है। जैसे काली सिंधे लिंक परियोजना, ठीक है। उसके बाद है नागलवाड़ी, उसके बाद भीकनगांव बिंजलवाड़ा जो कि खरगोन से संबंधित है। अलीराजपुर तो दिख ही रहा है कि अलीराजपुर से है। इसके बाद क्या नाम लिखा हुआ है, छः गाँव माखन उद्वन सिंचाई परियोजना। फिर उसके बाद छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना। तो इनके जिले का नाम देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा वहाँ पर आपको, ठीक है। खुश हो जाएंगे आप, यहाँ से देखेंगे कि अरे वाह मज़ा आ गया। जैसे क्वेश्चन जो पढ़ा वाला क्वेश्चन होता है वो वहाँ दिखता है, तो ऐसा लगता है कि क्या मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात की जा रही है, 196 करोड़ का प्रावधान। और राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 155 करोड़। चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में किया जा रहा है, उसमें 1000 बिस्तर की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से चिकित्सा महाविद्यालय में 1000 बिस्तर का प्रावधान किया गया और प्रस्तावित है, ऐसा पूछ सकता है कुछ भी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया। एमडीएम के लिए बता दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 485 करोड़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 200 करोड़। अब ये डाटा देख लीजिए फिर से एक बार। राजस्व आधिक्य घाटा की बात की जा रही है, तो कितना है 2021-22 में -7.3, ठीक है, मतलब घाटे की स्थिति है। राजकोषीय घाटा की बात की जा रही है तो 4.50। अच्छे से याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट डाटा है। राजस्व घाटा -7.3 और राजकोषीय घाटा 4.0 जीडीपी का। उसका दिया अनुमान लगा रहा है कि भैया 22-23, 23-24 और 24-25 में आधिक्य की स्थिति हो जाएगी। पहले तो सरप्लस ही था, लेकिन ये कोरोना के चक्कर में सब ऐसा बर्बाद हो गया, ठीक है। अब इसके बाद का टॉपिक है आर्थिक समीक्षा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको निपटाते जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डाटा है, पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी है, और वन है, परिवहन है, सिंचाई है, सबका थोड़ा डाटा चेंज हो गया है, खाद्यान्न का भी। तो उसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जा सकती है। मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बाद में इसको डिस्कस करेंगे अच्छे डिटेल से, ठीक है। अभी तो हम ये देख लेते हैं कि प्री के हिसाब से क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं 2011-12 में स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश की जीडीपी की बात की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में त्वरित की तुलना में 2020-21 में 3.37% की कमी हुई है। तो जीडीपी में 20-21 में कमी कितनी की हुई है, 3.37% की कमी हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितने का था, 3,15,762 करोड़ था, ठीक है। जो कि 2019-20 में 5,80,000 करोड़ का था, ठीक है। 2020-21 में कितने का हुआ ये, फिर 5,60,845 करोड़, जिसमें कमी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्या है, इसके बाद है अग्रिम अनुमानों के हिसाब से 2020-21 के जीडीपी में 2019-20 की तुलना में प्रचलित भावों पर 2.212% और स्थिर भावों पर 3.37% की कमी हुई है। तो जीडीपी में प्रचलित भावों पर कितने परसेंट की कमी हुई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, यहाँ से निकल के आता है, तो इसे आपको देखना अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्राथमिक क्षेत्र की बात की जा रही है। 2021 में 2.5% की वृद्धि हुई है सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र में, बाकी सब में माइनस हुआ है 2.5%, ठीक है।
तो द्वितीय क्षेत्र में क्या हुआ 3.90% की, और तृतीय क्षेत्र में 8.94% की कमी हुई है। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में 8.94 और द्वितीय क्षेत्र में 3.90% की कमी हुई है। इसका देखते हैं कि जीडीपी में किसका किस किस क्षेत्र का कितना योगदान है। तो जीडीपी में प्रचलित भावों पर बात की जा रही है। ठीक है, तो आधार वर्ष क्या है इसका 2011-12 सभी को पता है। तो 2020-21 का डाटा दिखते हैं 46.98, 19.47 सेकेंडरी सेक्टर का, और थर्ड सेक्टर का हो जाएगा 33%, 33.55। तो क्या हो जाएगा, सीधे याद रखिए 46, 19, 33 या 34 याद रख लीजिए। 47, 19, 34 याद रख लेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा आपका, थोड़ा सा उसके आसपास का हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद क्या जीबीए में पूछा नहीं जाता, आज तक नहीं पूछा गया कि जीबीए में किसका कितना कितना योगदान है। इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद पर कैपिटा इनकम की बात की जा रही है। तो पर कैपिटा इनकम 2019-20 में स्थिर भाव पर 62,236 रुपये थी। ठीक है, ये लिखा हुआ। तो जो 2020-21 में घटकर कितनी हो गई 58,425 रुपये हो गई। ठीक है, अर्थात इसमें कितने परसेंट की कमी हुई है, परसेंट पूछ लेगा तो 6.12% की कमी हुई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त पूछा जा रहा है कि प्रचलित भावों में 2011-12 में कितनी थी पर कैपिटा इनकम, ये थी 2019-20 में 1,03,288 रुपये थी। ठीक है, जो कि 2020-21 में कितनी हो गई 98,418 रुपये, जो कि इसमें कितने परसेंट की कमी हुई है 4.71% की कमी हुई है। तो आपको ये देख लेना चाहिए कि भाई स्थिर भाव पर प्रचलित भाव पर दोनों चीज़ों को पूछा है। 2019-20 का डाटा दिया और 2020-21 का डाटा दिया है। ठीक है, तो प्रचलित भाव पर कितना हो गया 1,03,288 था 2019-20 में, और 20-21 में 98,418। तो उसमें परसेंट की कितनी कमी हुई है 4.71%। और अगर स्थिर भाव पर बात करूँ मैं तो 2019-20 में कितना था 62,236 रुपये था, जो 20-21 में कितना हो गया 58,425। तो स्थिर भाव पर कितने की कमी हुई है 6.12% की। अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो कृषि क्षेत्र का देख लेते हैं कुछ क्या आया है। फसल क्षेत्र में वृद्धि हो गई भैया 2020-21 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 3.66% की। ठीक है, और इसके अलावा क्या है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन में 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल क्षेत्र का योगदान कितना है 23.36% है फसल क्षेत्र का योगदान। ठीक है, जीवीए में। इसके बाद देख लेते हैं कुछ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन देख लेते हैं। परसेंटेज में नहीं जाएंगे, बस ये देखेंगे कि इसमें वृद्धि हुई किसमें घटा हुआ। ठीक है, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है 2018-19 में 442 लाख मीट्रिक टन था। ठीक है, जो 2019-20 में कितना था 586 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, तो 2018-19 में धान मक्का एवं गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हो गई है। ठीक है, 2018-19 में धान मक्का और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। परसेंट नहीं पूछेगा, वो इतना अंदर नहीं जाएगा। इस अवधि में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 32.33% की। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, तो उत्पादन कितना रहा 586 लाख मीट्रिक टन, वृद्धि कितनी की हुई 32.33%। गेहूं धान मक्का इनमें वृद्धि हुई है। ठीक है, तो धान का उत्पादन देख लीजिए एक बार, अगर देखना चाहते हो तो अच्छी बात। 2018-19 में कितना का उत्पादन हुआ था 79 लाख मीट्रिक टन, जो 2019-20 में कितने का हो गया 110 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, गेहूं की बात कर लेता हूँ। गेहूं का था 18-19 में 25 लाख मीट्रिक टन, 252 लाख मीट्रिक टन था, जो कि बढ़कर कितना हो गया 2019-20 में 371 लाख मीट्रिक टन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है दलहन में कमी हो गई है, सोयाबीन में भी कमी हो गई है। सोयाबीन में कितनी कमी हुई है देख लीजिए 33.62%, क्योंकि सोयाबीन स्टेट है तो पूछा जा सकता है कि भैया कितने परसेंट की कमी हुई है। उत्पादन देख लीजिएगा वहाँ पर। इसका देख लेते हैं आगे क्या काम। दुग्ध उत्पादन देख लेते हैं इसके बाद। 2018-19 में 159 लाख मीट्रिक टन था, जो 2019-20 में कितना हो गया 171 लाख मीट्रिक टन। तो प्रतिशत देख लेते हैं कितने के परसेंट की वृद्धि हुई है 7.55% की वृद्धि हुई है। मत्स्य पालन का कुछ डाटा दिया नहीं इन लोगों। जल क्षेत्र की बात की जा रही, क्या करेंगे उसका जल क्षेत्र पता करके। वानिकी का देख लेते हैं। आप इतना छाट छाट के बता रहे हैं आपको, और क्या चाहिए आपको। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा इसी बात पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना छाट के बताया जा रहा है, वो भी लास्ट टाइम में। इतना इंपॉर्टेंट डाटा ही है, आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके सही होने वाले। 2019-20 में त्वरित की बात की जा रही है। जीवीए में वानिकी क्षेत्र का योगदान कितना 2.04%। अपडेटेड एकदम। ठीक है, बुक में अपडेटेड आया है नहीं आया अभी तो नहीं पता, लेकिन ये आएगा अपडेट जो बुक आएगी अब। तो वानिकी का योगदान बता दिया। उद्योग की बात कर लेते हैं। जीवीए में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 2011-12 के स्थिर भाव पर कितना था 27.09% था। ठीक, जो 2018-19 में कितना हो गया था 25.73% था,
2019-20 का डाटा पूछा जा रहा है, कितना हो गया है, तो 25.68% हो गया। ठीक है, ये हो गया द्वितीय क्षेत्र का। अब विनिर्माण क्षेत्र की बात की जा रही है कि इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, घटा हुआ। तो विनिर्माण क्षेत्र में 2019-20 में 5.69% की वृद्धि हुई है, क्योंकि आपको पता है कि पीएससी पूछ लेता है, तो आप सोचते हैं कि भैया 21-22 चल रहा है और 19-20 का डाटा क्यों पूछ रहा है, तो भैया इसमें यही चलता है, 1-2 साल पीछे का ही डाटा बताया जाता है, अनुमान, त्वरित और इस टाइप की चीज़ें बताई जाती है ना आपको। आपने इस पर डिटेल स्टडी करी होगी तो आपको पता होगा। इसके बाद पर्यटन की बात कर लेते हैं। 8.90 करोड़ पर्यटक आए मध्य प्रदेश में, जिसमें मध्य प्रदेश के ही पर्यटक या भारत के पर्यटक बोलिए ज़्यादा थे, और विदेशी कितने थे इसमें, 3.28 लाख। ठीक है, खनिज की बात कर लेते हैं। खनिज में क्या है, सबको पता है 8 प्रमुख प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कोयला में चौथा, ये सब। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान दिया जा रहा है। 2018-19 में प्रचलित भावों के अनुसार 3.15% था, जो 19-20 में त्वरित अनुमानों के अनुसार 3.34% हो गया, मतलब बढ़ गया। ठीक, तो ये खनन और उत्खनन क्षेत्र का जीडीपी में योगदान प्रचलित भाव पर बताया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। एक टेबल बना लेना अगर बनाना है तो, नहीं तो सुन भी लेंगे तो काम चल जाएगा, अनुमान तो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं पता होने से तो अच्छा ये है कि आप सुन ले। हीरा और मैंगनीज में प्रथम स्थान पर है उत्पादन में, चूना और रॉक फास्फेट के उत्पादन में द्वितीय है। ठीक, ऊर्जा की बात कर लेते तो ऊर्जा में क्या है भैया, उत्पादन क्षमता की बात की जा रही है, 21,220 मेगावाट है, लेकिन उत्पादन कितना का है, 18,660 मेगावाट का हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये भी लेटेस्ट बता रहा हूँ, जो 18,660 मेगावाट है, कहीं नहीं मिलेगा। जो दे रहे हैं नई बुक में वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर सब इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के बताया जा रहा है आपको। 4 दिसंबर 2020 को अधिकतम मांग की आपूर्ति दर्ज की गई है, कितने की, 14,856 मेगावाट, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। ठीक, इसके बाद सर्वाधिक विद्युत उपयोग 40.8% का उपयोग किसमें होता है, कृषि क्षेत्र में होता है। उसके बाद फिर घरेलू क्षेत्र आता है 27.1%। ठीक, परिवहन की बात कर लेते हैं कुछ। परिवहन में क्या है, परिवहन क्षेत्र का योगदान देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या है, स्थिर भाव पर 2011-12 के अनुसार 2018-19 में कितना था, 9.63% था। 2019-20 में कितना हुआ, 9.67% हो गया। ठीक, प्रचलित भाव के हिसाब से पूछा जाए जीवीए में तो कितना का योगदान है, 2019-20 में 2.76% के अंश की भागीदारी रही है। और स्थिर भाव पर जीवीए में कितने की भागीदारी रही है, 2019-20 में 3.49% की। ठीक, इसके अलावा रेलवे देख लेते हैं और संचार क्षेत्र का देख लेते हैं। जीवीए की बात की जा रही है, मतलब राज्य सकल मूल्यवर्धन की बात की जा रही है। 2018-19-20 में प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेलवे का अंश 1.00% था, जो स्थिर भावों पर 1.16% रहे। ठीक, इसके अलावा संचार क्षेत्र देखते हैं सीधे। मध्य प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में 2018-19 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भाव पर संचार क्षेत्र का अंश कितना है, 1.52%। ठीक, जो कि 19-20 में कितना हो गया, 1.36%। जबकि स्थिर भावों पर 2018-19-20 में 1.87% था, जो कि 19-20 में 1.78% हो गया। ठीक, इसके अलावा क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी होगी मध्य प्रदेश में, 8,858 या फिर 8,860 भी मिल रहा है कहीं कहीं, आपने देखा होगा। तो ये आर्थिक समीक्षा से उठाया है, एक्चुअल यही होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रांतीय राजमार्गों की बात करेंगे तो 11,390 किलोमीटर, जिला मार्गों की बात करोगे तो 22,091 किलोमीटर, और टोटल बोलोगे तो 17,000 किलोमीटर। तो बोलेंगे तीनों को जुड़ने से तो ऐसा हो ही नहीं रहा, लेकिन गांव के भी तो कुछ सड़कें होती हैं, वो सब तो जोड़ोगे ना आप। मध्य प्रदेश में कुल सड़कों की बात की जा रही है 17,000, नहीं तो पहले के बुक में जो था 64,000 के आसपास थी, तो ये 8,000 किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता, लेकिन 70,000 के आसपास है। अगर मिल जाएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। ठीक है, सिंचाई की बात कर लेते हैं। सिंचाई का डाटा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा। 2017-18 के शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात की जा रही है, 105 लाख हेक्टेयर था 17-18 में, और 18-19 में कितना हो गया, 113 लाख हेक्टेयर हो गया। ठीक है, 7.48% की वृद्धि हुई। ठीक, शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात की जाए 18-19 में तो सर्वाधिक योगदान किसका है, 76.13% है कुएं और नलकूप का। सेकेंड पे कौन आता है, नहर और तालाब आती, कितना, 22.37%। 22.37%। अन्य स्रोत 13.21%। 22.37%। अन्य स्रोत 13.21%। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समस्त फसलों का सिंचित क्षेत्र की बात की जा रही है 17-18 में 113 लाख हेक्टेयर था, जो कि 18-19 में कितना हो गया, 126 लाख हेक्टेयर हो गया। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है, 11.34% की वृद्धि हुई है।
किस में वृद्धि हुई, किस में घटा हुआ, क्या नहीं हुआ। धान, गेहूं, समस्त तिलहन, गन्ना, कपास के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कितने % की वृद्धि हुई है ये नहीं मिलेगा लिखने को वहाँ पर, या वहाँ नहीं पूछा जाएगा। मेंस में लिख देना तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। किस में घाटा हुआ या कमी हुई बोलेंगे, समस्त दलहन, मसाले, फल, सब्जियां, इनमें इनके क्षेत्रफल में कमी हो गई सिंचित क्षेत्र में। शिक्षा की बात कर ले तो ये तो सबको पता है। ये CMR और IMR सभी को तो पता है ना आप लोगों को। राज्य में कितना है शिशु मृत्यु दर, IMR 48 है, और राष्ट्रीय का क्या है 32 है, और MMR कितना है राज्य का 173, और राष्ट्रीय कितना है 130। ठीक है, और मध्य प्रदेश का रोड मैप के हिसाब से इसका क्या टारगेट है 173 का 100 है MMR का टारगेट। और ठीक है, और क्या है IMR का टारगेट क्या है रोड मैप के हिसाब से 30 का टारगेट है, 32 का टारगेट है। ठीक है, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर रोड मैप जो बनाया गया उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब तीसरा टॉपिक देख लेते हैं इसी में, क्योंकि दूसरा वीडियो और लाता मैं उससे कोई मतलब नहीं निकलता। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाने दो, लेकिन कुछ काम का अगर मिल रहा है तो बता देता हूँ। ठीक है, कि चर्चित स्थल देख लेते हैं तो सिंगरौली से कोरोना वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, मुख्यमंत्री ने किया था। निवाड़ी का जो राम राजा मंदिर है उसको किसकी तर्ज पर विकसित किया जाएगा, सोमनाथ मंदिर के। इटारसी का रेलवे स्टेशन है जो बाल मित्र रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा इसे। जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है जो पूछा जा सकता है वो इसी के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है, बाकी चीज़ें अगर आपको लग रही है तो आप देख सकते हैं इसमें, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। दी का था जहाँ पे बस गिर गई थी, आप लोग को पता है, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने जा रहे थे जिसमें 47 लोगों की मौत हो गई थी। तो रामपुर नेकिन घटना सीधी जिले में हुई थी। खजूरिया कहाँ का स्थल है, सागर का, जहाँ पर क्या मिला ब्रिटिश कालीन सिक्के मिले चांदी के 100 साल पुराने। रिठोरा मुरैना में है जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी सभागार का निर्माण किया जाएगा। इंदौर में क्या किया गया, पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया। प्राचीन सेल चित्र कहाँ मिले, नरसिंहपुर में। ठीक, मंडला का रामनगर में क्या हो गया, मध्य प्रदेश आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ किया। ठीक है, मंडला में। इसके बाद क्या है, ग्वालियर देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर शुरू किया गया ग्वालियर में। नेक्स्ट है उज्जैन में क्या हुआ, कोविड-19 के कारण पहली मृत्यु हुई। पहला केस कहाँ आया था आप बताइएगा, मैंने बता चुका हूँ। इसके बाद है मध्य प्रदेश के बैतूल में बांचा गांव जो है वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया है, सौर ऊर्जा से रसोई गैस बनाने का प्रकल्प का लोकार्पण किया है केंद्रीय मंत्री ने। उसके बाद एक गोटे गांव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर नरसिंहपुर के गोटे गांव में प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक, अब जो मुख्यमंत्री थे वो कैलाश जोशी पूर्व मुख्यमंत्री थे, या जिनकी मृत्यु हो गई। हाटपिपलिया देवास में प्रतिमा का निर्माण किया गया। हाटपिपलिया कहाँ है, देवास में। बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, सांची में किया गया। पहला जियो पार्क कहाँ बनाया जाएगा, जबलपुर में। यहाँ प्रमुख व्यक्ति देख लेते हैं कि अमित कुमार का क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया भैया, ओलंपिक में क्या खेलते हैं, बस इतना देख लीजिए, तीरंदाज है। ठीक है, मोहम्मद रफ़ीक खान सबको पता है, जो पता है वो नहीं देखेंगे। राजेश लाल मेहरा कौन है, मनीषा कीर और नीरू ढांडा शूटिंग खिलाड़ी है। यश गायकवाड़ ने धार जिले में बैडमिंटन के खिलाड़ी है। विनय मुकाती को क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया गया। अमानत खां मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अतुल गुप्ता को प्राणी मित्र अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, प्राणी मित्र अवार्ड किसको मिला। ठीक है, इसके बाद क्या है, आनंद शर्मा कौन है, मुख्यमंत्री के सचिव नियुक्त किए गए आनंद शर्मा को। लाड़ो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया, इशिता विश्वकर्मा। रोशनी भदौरिया को किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया, महिला एवं बाल विकास विभाग की। नितिन मेनन ICC के एलिड एम्पायरों के पैनल में शामिल किया गया। ये कहाँ के, इंदौर के क्रिकेट से संबंधित है। मोतीलाल वोरा जी का निधन हो गया, पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, योगेश मालवीय योगा से संबंधित है जो। लक्ष्मण दास केशवानी वयोवृद्ध वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका निधन हो गया। पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान मिला 2020 का। विक्रांत भूरिया मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सेलिंग से संबंधित है कौन, हर्षिता तोमर। चेतन सोलंकी सौर ऊर्जा से संबंधित है, सोलर मैन भी बोलते हैं इनको। पेमा फत्या का निधन हो गया, झाबुआ के थे, पिथौरा प्रिंटिंग से संबंधित है। और आज खान देख लेते हैं, घुड़सवारी से संबंधित है। उसके बाद है कि नवीन राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं मध्य प्रदेश से। कौन कौन चुना गया, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी, जिसमें 2 भाजपा के और 1 कांग्रेस का। तो देख लीजिएगा। इसके बाद ये जो पहले चुने गए थे वो लोग हैं, उनके नाम देख लीजिए। NJ अकबर, विवेक तनखा, संपत्ति उइके पूछा गया था 2018 में। थावरचंद गहलोत, राजमणि पटेल, धर्मेंद्र प्रधान, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी। ठीक, इसके बाद क्या है, उपचुनाव और ये वर्तमान स्थिति क्या है विधानसभा की। तो उपचुनाव देख लो पहले कि, तो 28 सीटों पर इलेक्शन हुआ था 3 नवंबर को। 10 नवंबर को एक रिजल्ट आया इन लोग का,
19 तारीख को इनका क्या हुआ कि बीजेपी को 19 सीट, 9 सीट कांग्रेस को और बाकी की अदर में चली जाएगी। तो अदर में कैसे जाएगी, क्योंकि 1909 8 28 सीट होता है। ठीक, तो अभी वर्तमान स्थिति के 126 सीट बीजेपी के पास, 96 कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के पास 2, समाजवादी पार्टी के पास 1, निर्दलीय 4, रिक्त 1। तो ये बताइएगा कि बहुजन समाज पार्टी के कौन से 2 विधायक हैं जिनके पास ये सीट है, और समाजवादी पार्टी का इनके नाम बताइएगा। ये 3 लोगों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, या तीनों का नाम पूछा जा सकता है। विजय हजारे ट्रॉफी में 324 रन से हार गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के नुजहत भारतीय टीम में शामिल हो गए हैं, ठीक है, विकेट कीपर के तौर पर। आईपीएल की टीम में खरीदा है किन लोगों को, इंदौर के रजत और वेंकटेश को 20-20 लाख रुपए में। नामजद पाटीदार को किसने खरीदा है, आरसीबी ने, और वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ठीक, मध्य प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र कुमार चौहान का निधन हो गया, और मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। ठीक है, जो काम का है वो दिखा देते हैं, बता देते हैं। लालजी टंडन किस राज्य से संबंधित थे, लखनऊ से संबंधित थे। ठीक, अब इन्होंने बुक में पीछे एमसीक्यू दिए, इसको देख लेते हैं, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन फंस जाए। तो मध्य प्रदेश में वन मंत्री कौन है, श्री विजय शाह है। मध्य प्रदेश में एमएसएमई व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार किसके पास है, ओम प्रकाश सकलेचा के पास। मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय का कार्यभार किसके पास है, नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश में वर्तमान मंत्रिमंडल में नगरीय व आवासन मंत्रालय का कार्यभार किसके पास है, भूपेंद्र सिंह। नेक्स्ट है हाल ही में राज्यसभा में निर्वाचित दिग्विजय सिंह किस पार्टी के सदस्य, कांग्रेस। हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कौन भाजपा से संबंधित है, डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में हाल ही में कितनी राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ, 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, वर्तमान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास कुल कितनी सीटें हैं, 126, अभी दिखाया था। वर्तमान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पास कुल कितनी सीटें, 96। हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न उपचुनाव का परिणाम कब घोषित किया गया, अभी बताया था 10 नवंबर को। हुआ कब था, 3 नवंबर को। देखिए 7 दिन में रिजल्ट आ गया इनका, लेकिन आप लोग का जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट नहीं दे सकते लोग। हाल ही में मध्य प्रदेश में उपचुनाव संपन्न हुए, ये कितनी सीटों पर हुए थे, 28। क्योंकि आप लोग एक्टिव ही नहीं है, ट्विटर पर जाकर के ट्वीट अच्छे से करते ही नहीं है। जितने भी मंत्री है सभी को जाकर ट्वीट कीजिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, सब करिए, आपका हक है ये। आपके जो साल पे साल बर्बाद हो रहे हैं वो उसका जिम्मेदार कौन है, कुछ लोग ओवर एज हो जाते हैं। भारत में युवाओं को बेरोजगार बना के रखा जा रहा है। विदेशों में युवा अरबपति हो जाते हैं 28-30 साल की उम्र में, आपने देखे होंगे अमेरिका में क्या स्थिति होती है। भारत में सिर्फ बेरोजगार रहते हैं आदमी, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में ही 6-7 साल बर्बाद कर देता है। सरकार की खामी है ये, उस व्यक्ति की खामी नहीं है जो तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में उपचुनाव किस तिथि को संपन्न हुए, 3 नवंबर को, अभी बताया। 17वीं लोकसभा हेतु निर्वाचन कितने चरणों में पूर्ण हुआ, 7। 17वीं लोकसभा हेतु निर्वाचन मध्य प्रदेश में कितने चरणों में पूर्ण हुआ, 4। तो लोकसभा और जो देश में कितने चरणों में हुआ पूछा जा रहा था वो 7। नेक्स्ट है हाल ही में जारी स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर का कौन सा स्थान है, सभी को पता है, ए। कितने बार जीत गया ये बता दीजिएगा बस। हाल ही में जारी स्वच्छता रैंकिंग में राजधानी भोपाल किस स्थान पर रही, 7वें पे। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण में एकमात्र किसे 5 स्टार रेटिंग मिली है, इंदौर को। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया, सभी को पता है, डिस्कस नहीं करेंगे, जो पता है वो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रपति द्वारा एक्सीलेंस इन द डिजिटल गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट का प्लेटिनम अवार्ड मिला है, खरगोन। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, सभी को पता है। हाल ही में जो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए वो कौन से क्रम के, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 26, ठीक है, मोहम्मद रफ़ी के जो। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। इसके पूर्व मध्य प्रदेश में इस पद पर कार्यवाहक के रूप में कौन नियुक्त थे, अच्छा क्वेश्चन थे, संजय यादव। हाल ही में नियुक्त मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पूर्व में किस राज्य के हाईकोर्ट के नियुक्त थे, किस हाईकोर्ट में थे ये, उड़ीसा में। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अब किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इलाहाबाद। क्वेश्चन यहीं से आने वाले। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, संजय कुमार जैन। और एक और व्यक्ति को दिया गया, उनका नाम बताइएगा। निम्न में से किस व्यक्ति को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया,
रामचंद्र चौहान। 2019 में पद्मश्री से किस व्यक्ति को नवाजा गया है? लीला जोशी, डॉक्टर लीला जोशी, कार्डियो से संबंधित है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर सम्मान 2018 में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को नवाजा गया है? कुलदीप सिंह, 2018 का पूछा जा रहा है, ठीक है। किशोर सम्मान 2018 में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? प्रियदर्शन, 2018 का किशोर सम्मान प्रियदर्शन जी को। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पूछा जा रहा है लोक कला में, ठीक। जन नायक टंट्याभीर सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य ने किस वर्ष की? पूछा जा रहा है, किस वर्ष की? 2008 में। हाल ही में मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान 2020 से किसे नवाजा गया है? सतीश व्यास को, संतूर वादक है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 5। शहरी आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आईटी पार्क की स्थापना की गई है? बताइए। इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में दीनदयाल रसोई योजना के तहत कितने नए केंद्र खोले जाने की स्वीकृति दी है? 44। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर बाबाई मोहासा मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? होशंगाबाद। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने खरीद बिक्री पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत की कमी की है? 2%। नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस स्थान पर बायोमेथेनाइजेशन प्लांट की स्थापना की? इंदौर। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है? मुरैना। चंबल एक्सप्रेस वे का नाम क्या है नया? अटल प्रोग्रेस वे होगा इसका सही आंसर, ठीक है। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अभी बताया तो ये तो रोशनी भदौरिया। मध्य प्रदेश में शौर्य स्मारक कहाँ स्थित है? भोपाल में। जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? खंडवा में। हाल ही में किस स्थान पर नर्मदा महोत्सव का संपन्न हुआ है? अमरकंटक में। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जल महोत्सव का आयोजन किया गया? हनुवंतिया में, ठीक है। तो दोस्तों इस 2 और क्वेश्चन देखते हैं, 50 कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपसे कुछ पूछेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जल महोत्सव संपन्न हुआ, यह किस क्रम का महोत्सव था? ये पूछा जा रहा है, 4थे नंबर का था, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में हर्बल मंडी स्थापित करने का प्रस्ताव है? नीमच। और आज का लास्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया था? भोपाल। तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव वाले जो दिए हैं ना, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे कितने बताता हूँ अभी। तो ये 121 है, ठीक है। अगर इसका वीडियो चाहिए होगा आपको तो बता दीजिएगा, तो वीडियो बनाएंगे, पर अन्यथा इतना बड़ा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में बता दीजिएगा, तो कल डाल देंगे अगर आपको देखना हो तो, ठीक। थैंक यू।